जी, स्वागत है जवाहर जी, अब आपका, आप आए। जी हाँ, भाषा विमर्श की ये दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और पहली कड़ी में हमने राहुल जी को भारतीय भाषाओं के आसन्न संकट पर सुना था और बहुत ही ये जो विमर्श रहा था भाषा का बहुत सार्थक रहा था और उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई थी। जो व्यवहारिक सुझाव दिए गए थे, समाधान की बातें कही गई थी। तो आज उसी दूसरी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, उच्च शिक्षा और भारतीय भाषाएं पर चर्चा करने के लिए हम आज सब देश विदेश से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये प्रश्न नया प्रश्न नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है। खासकर जब इस देश के लाखों विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या शहरी क्षेत्रों से आते हैं, कि वे कई बार मिडिल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से प्राप्त करते हैं और महाविद्यालयीन शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जाकर उनकी परेशानियां बढ़ जाती है अंग्रेजी माध्यम के कारण। तो ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने के लिए, विमर्श करने के लिए और उसको फिर कार्य रूप में परिणित करने के लिए आज यहाँ पर हमने दो ऐसे महानुभावों को आमंत्रित किया है जो इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, जो कुलाधिपति हैं, 5 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और इसके साथ साथ देश के ऐसे बिरले व्यक्तित्व हैं जो, मेरे ख्याल से ऐसा व्यक्तित्व जो प्रशासन में, जो तकनीक में, जो साहित्य के क्षेत्र में और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े आयोजक के रूप में जो एक दिव्य दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है और एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। श्री तनेजा जी भी मेरे ख्याल से हमने जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए बहुत कार्य किया है और इसके साथ ही लगातार वे हर स्तर पर, चाहे वे जन जागृति के रूप में या शासन के साथ एक पूरा आंदोलन चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हम इस चर्चा के माध्यम से कि भारतीय भाषाएं हमारी उच्च शिक्षा में किस तरह प्रवेश करें और इस देश के जो हमारे करोड़ों विद्यार्थी हैं जो कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे आज भी जो हमारे हिंदी भाषी राज्य है वहां पर स्नातकोत्तर परीक्षाएं चाहे वाणिज्य की हो, विज्ञान की, वो भी हिंदी माध्यम से हो रही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो तकनीक के क्षेत्र हैं, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे जो हमारे ये कहना चाहिए प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी और भारतीय भाषाओं में सुविधा न होने के कारण पिछड़ जाते हैं, जबकि उनमें अद्भुत प्रतिभाएं होती हैं। तो इस विषय पर विमर्श के लिए हम हमारे दोनों अतिथि वक्ताओं का स्वागत करते हैं और देश विदेश से जो विशिष्ट महानुभाव जुड़े हैं, हमारे समूह के जो सारे जो जुड़े हैं और इसके अलावा फेसबुक पर भी जो हमारे साथी इन सबसे जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अनिल जी। ये अपना कनेक्शन है कि वहां से? अनिल जी, आपकी प्रतीक्षा है, अनम्यूट करें आप। जी, मैं सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और ये जो कार्यक्रम है जिस विषय को लेकर आज हम बैठे हैं वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा लगता होगा कि शायद किसी एक भाग की हम बात कर रहे हैं भाषा समस्या के, लेकिन मुझे इस जो भाषा आंदोलन है और मैं उस अभियान से 80 के दशक में जुड़ा था और मेरे को वहां से बात ध्यान में आती है कि सतीश चंद्र कमेटी एक बनी थी संघ लोक सेवा आयोग में, जिसमें जिसको विचार करना था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी सब जो सेवाएं हैं उसमें भारतीय भाषाएं होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे ध्यान है कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर, जिसमें ब्रजभूषण तिवारी उस समय सपा के सांसद थे, बलदेव वंशी थे, हम लोग मिलने गए और उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, क्योंकि मैं प्रतिनिधि मंडल का उस समय संयोजन कर रहा था और वो सवाल ये था कि क्या आप बता सकेंगे कि कितने जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जिसमें तकनीक जो है वो या विज्ञान की पढ़ाई हिंदी भाषा में या भारतीय भाषाओं में हो रही है। तो उस समय मैंने बाकी जो चर्चाएं या जानकारी दी, उसके साथ साथ मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि मुझे ये जानना चाहता हूं कि वो लोग भारतीय भाषाओं में क्यों पढ़ें। आप संघ लोक सेवा आयोग में
ये विचार कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाएं हैं नहीं तो वो क्यों जगह उद्धृत भी की जाती है। और वास्तव में अगर हम इसके ऊपर जब हमने सोचने की अगर हम प्रक्रिया में हैं, तो जब अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान का बना, जिसमें ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, फिर ये कहा गया कि अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा के रूप में होगी, और ये मान लिया गया कि 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी होगी ही। और फिर जिस तरीके से अंग्रेजी हमेशा के लिए रही, तो उससे ये तय हो गया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में हमेशा हमेशा के लिए जाने का रास्ता वो केवल और केवल अंग्रेजी के माध्यम से हो सकता है। और भारत में हम सब जानते ही हैं कि समाजवाद और सरकारीकरण इतना ज्यादा था, ये तो 90 के बाद के दशक में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया कि मतलब जो नौकरी है वो तो सरकारी नौकरी के अलावा आरक्षण के अंदर लोगों ने अपने आप को तैयार करने के लिए विशेष स्टूडियोज खोले गए। उन्होंने भी ये काम किया। कुछ चैनल्स भी हैं, राहुल यहाँ बताएंगे कि चैनल्स भी हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं और लोगों को उच्च शिक्षा में कंटेंट प्रदान करती हैं। तीसरा, डिजिटल मीडियम को लेके पिछले एक दशक में काफी चेतना आई है और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के बाद उच्च शिक्षा की पूरी पद्धति काफी हद तक बदलने वाली है। एक तरह के ब्लेंडेड मोड के बारे में सोचा जा रहा है जिसमें कि कंटेंट डिजिटली प्रदान किया जाएगा, आप जहां हैं वहां से अध्ययन कर सकेंगे, और वर्चुअल लैब्स के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये सारे जो कंटेंट हैं डिजिटली प्रदान करने की बात भी हो रही है। लेकिन आप स्वयं को देखिए, हमारा बड़ा पोर्टल स्वयं है, स्वयं को में अभी भी 80-90% कंटेंट जो है वो अंग्रेजी में है, और स्वयं पर अगर हमको भारतीय भाषाओं का कंटेंट लाना है और डिजिटल मीडियम को प्रमोट करना है तो उस तरह की बात हमें सोचना पड़ेगा। उसका एक बड़ा काम ये हो सकता है कि जितनी हमारी एकेडमीज हैं, 19 एकेडमीज हैं, उनके सारे कंटेंट की सॉफ्ट कॉपीज उनके पास होंगी, उसको डिजिटाइज करके उसको पोर्टल पर रखने के बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम ये सारे कंटेंट को डिजिटल मीडियम ला सकते हैं। हमारे यहाँ स्वयं सबसे बड़ा पोर्टल है जिस पर काम हो रहा है। NPTEL जो है वो टेक्निकल विषयों को, मतलब IIT IIM का जो विषय है वो NPTEL पर उपलब्ध है। ये सारे सामग्री जो है अंग्रेजी में है, इसमें भारतीय भाषा का कंटेंट बिल्कुल कम है। तो मेरा सुझाव ये है कि हम एकेडमीज के कंटेंट को डिजिटाइज करके इस पोर्टल पे लाएं। ऑडियो वीडियो कंटेंट काफी उपलब्ध है, लेकिन वो भी अधिकतर अंग्रेजी में है। अब ये बात आई है कि क्या इसका अनुवाद किया जाना चाहिए। यहाँ पर मुझे कहना है कि हर बात का अनुवाद आप क्यों करेंगे? आप क्या इसमें समर्थ नहीं है कि आप स्वयं अपने विषयों में जो पढ़ाते लिखाते हैं उसका अपने माध्यम में लिख सके? हर बात में हम अनुवाद करने चलते हैं और अनुवाद इतना यांत्रिक हो जाता है कि वो पहले से ही उबाऊ लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि अनुवाद को जरूर प्रमोट करें। जो जिन विषयों को हमें बाहर से किताबें लानी है या अनुवाद करना है, वो मेरा एक एक्शन पॉइंट भी है। लेकिन हो सके तो हम अपने माध्यम में, अपनी भाषा में ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने का काम करें, और उसको फिर बच्चा भी रोचक तरीके से, जो आप क्लास लेते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, हालांकि इस पे भी अब सवाल है कि आप कितना पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पर क्लासेस हो ही नहीं रही हैं और कक्षाएं लग नहीं रही हैं, तो उसको पढ़ाते कितना, इस पे भी एक सवाल है। पर जितना भी पढ़ाते हैं आप, निश्चित रूप से शैक्षिक कम्युनिटी जो है वो बड़ी संख्या में अच्छे लोग हैं और वो अपने कंटेंट को अपने भाषा में तैयार कर सकते हैं। अब मैं तीसरी श्रेणी के सवाल पे आता हूं। वो ये है कि अगर उच्च शिक्षा में अपने भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने की जरूरत है, अगर गंभीर प्रयास और काफी इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है, जिसमें एकेडमीज हैं, डिजिटल कंटेंट है, अब स्वयं और मूक्स पोर्टल है, NPTEL है, तो इनके हो जाने के बाद में विश्वविद्यालय खुद क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि 1000 विश्वविद्यालय देश में हैं, जिसमें से 600 लगभग सरकारी क्षेत्र में है, 400 निजी विश्वविद्यालयों क्षेत्र में। मुझे निजी विश्वविद्यालयों में तो बिल्कुल भी इस बात की चेतना नहीं दिखती कि वो अपनी भाषाओं में पढ़ाना शुरू करें। माफ कीजिए, मैं क्योंकि खुद भी 5 निजी विश्वविद्यालय चलाता हूं, यदि उन विश्वविद्यालयों के संचालक इस बारे में नहीं सोचेंगे कि वो अपने जिन लोगों को तैयार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि करीब
30% उच्च शिक्षा के लोग जो है अब निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। तो इनके भीतर एक कैंपेन जरूर होना चाहिए। और ये विश्वविद्यालय सारी जगह हैं, ये बेंगलोर में भी हैं, साउथ में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, अब उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर हैं, और पूर्वी भारत में अब खुलना शुरू हुए हैं, तो उड़ीसा में है, बिहार में है, बंगाल में थोड़े कम है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, लेकिन ये सब जगह स्प्रेड इनका हो रहा है। तो निजी विश्वविद्यालयों को प्रयास जरूर इस बारे में करना चाहिए और इनके संचालकों के साथ संपर्क करना चाहिए कि आप भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने का काम करें। जिसको लिबरल आर्ट्स कहा जा रहा है, एक फैशन अभी निकला है कि लिबरल आर्ट्स में हम पढ़ाई करवाएं। ये लिबरल आर्ट्स भी सारा अंग्रेजी में हो रहा है, इसमें लिबरल आर्ट्स में बहुत कम है जो कि हिंदी में या अपनी भाषाओं में हो रहा। ये लिबरल आर्ट्स का पूरा झुकाव ही माफ कीजिए ब्रिटिश झुकाव है, और वो वहां से बोरो करे कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ तो पहले ही से ही शांति निकेतन था, और हम शांति निकेतन को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मान सकते? हमने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीजें, मैं शांति निकेतन गया, वहां से लेके आया। तो हमारे अपने जो आइकॉन्स थे, जो हमारे अपने लिबरल लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा लिबरल कौन था हमारे यहाँ? उन्होंने सीमाहीन विश्व के बारे में बात की, और उन्होंने आर्ट्स के किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने काम न किया हो। और हाल में अभी मैंने उनकी पेंटिंग्स पर एक पुनर्विचार किया है, वो बहुत बड़ा पुनर्विचार है। तो मुझे लगता है कि हमारे अपने आइकॉन्स हैं, दक्षिण के इतने अच्छे बड़े कलाकार आइकॉन्स हैं, हमारी नाट्य पद्धतियां हैं, हमारे अपने फोक फॉर्म्स हैं, हमारे इतने सारे और फिर हमारे पीछे संस्कृत की बड़ी परंपरा है। तो आप सर लिबरल आर्ट्स की क्या बात कर रहे हैं? सर इसको हमारी भाषाओं में ही होना था, और हम ही इसके नेतृत्वकारी शक्ति थे, लेकिन हम क्यों इसको छोड़ के और कुछ उस तरह के कॉन्सेप्ट लाते हैं? तो मुझे लगता है कि भाषाओं में बड़ा काम लिबरल आर्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने पहले ही एकेडमीज की बात करी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को लेके पिछले दिनों शिक्षा नीति पर एक सेमिनार में मैं था, तो ये बहस हुई कि साहब आपके पास में राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में भी है, आपके पास उर्दू का भी एक विश्वविद्यालय है, आपके पास में भारतीय भाषा संस्थान जरूर मैसूर में है, आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के लिए आप विश्वविद्यालय क्यों नहीं स्थापित करते? मुझे लगता है कि जो राज्य हैं, जैसे मान लो बंगाल है या केरल है या कि कर्नाटक है, वो अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा के लिए, अपनी भाषा की पठन पाठन के लिए भाषा केंद्रित विश्वविद्यालय भी बना सकते हैं। वो शायद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं होगा, लेकिन वो उनके स्वरूप में कम से कम राज्य का एक प्रमुख विश्वविद्यालय तो होगा ही, और केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की तरह अन्य भाषाओं के विश्वविद्यालय भी बनाए जाने चाहिए। और जो मैसूर का जो संस्थान है, उस तरह के और संस्थानों की जरूरत है। मुझे लगता है कि टीचर्स ट्रेनिंग एक बड़ा काम है जो इन तरह के संस्थान करेंगे। भाषा के मानकीकरण की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, और भाषा के आदान प्रदान की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कम से कम इतनी संवेदना तो हमारे पास हो कि हम अपनी भाषा के प्रमोशन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करें, और हिंदी में अन्य ऐसे और विश्वविद्यालयों की जरूरत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये विश्वविद्यालय अभी बने। कंटेंट के निर्माण को लेकर मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो कि कंटेंट प्रिंट भी बनाएंगे, ऑडियो वीडियो भी बनाएंगे और डिजिटल भी बनाएंगे, और हम अंततः इनको इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब एक बहुत छोटे में नई शिक्षा नीति पर 2 मिनट बात कर लेता हूं। वो ये कहती है कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में होगी, तो बच्चा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा करके ऊपर आएगा। जब वो माध्यमिक में आता है तो वो एक भाषा और लेता है, और वो अंततः जाके उसके बाद 2 भाषाओं की संभावना बनी रहती है। तो अगर वो 11वीं 12वीं तक आता है तो एक भाषा और लेता है। उच्च शिक्षा को लेकर सामान्य रूप से ये स्वीकृति शिक्षा नीति में है कि माध्यम हमारा जो हमारी भारतीय भाषाएं होंगी, ये हमारे खुद की एकेडमिक कम्युनिटी है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये एक तरह का व्यावसायिक वातावरण है जिसमें कि आदमी ये मान लेता है कि उसको अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान हासिल करना है, तभी उसको नौकरी प्राप्त होगी। मैं 1982 में प्रशासनिक सेवाओं के लिए सिलेक्ट हुआ था,
और उस समय मैं हालांकि बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य मैंने एक विषय के रूप में लिया था, तो हिंदी साहित्य और इतिहास ये विषय के रूप में लिया था, और मुझे उसमें हिंदी माध्यम में करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और नहीं कोई सवाल इस बारे में पूछा गया। तो मुझे लगता है कि जो वातावरण है, मतलब ये जो देश में एक तरह का माहौल बनाया गया है, इस माहौल के खिलाफ एक कैंपेन करने की जरूरत है, और ये कैंपेन पॉजिटिव कैंपेन होगा। जैसे अपने विश्वविद्यालयों में हमने भाषाई समूह बनाए हैं, यानी एक यदि विश्वविद्यालय में 27 राज्यों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, तो एक बच्चा अगर तमिल का है, एक बच्चा अगर तेलुगु का है, एक बच्चा हिंदी का है, एक बच्चा पंजाबी का है, तो ये समूह बनाए हैं जो आपस में एक कल्चरल डिस्कोर्स जैसा करते हैं। और इसमें गाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी अपनी भाषा के गाने गाओ, तो वो अपनी भाषा के जो गाने गाते हैं उससे जो माहौल बनता है और आपस में जो आदान प्रदान होता है, वो मुझे लगता है एक ऐसा समन्वय करता है, उनके बीच में सांस्कृतिक समन्वय करता है, जिससे भाषा के प्रति सम्मान पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, लेकिन ये सौहार्द पूर्ण करने का। ऐसे समूह हर जगह, हर विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम दक्षिण भारतीय भाषाओं का कोई, जैसे हिंदी में कई बार उनके बारे में मतलब मजाक किए जाते हैं या वो भी मजाक करते हैं, तो इसके बदले हमने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम किया है। ये कैंपेन मैं चाहता हूँ की जा सकती है। दूसरा, एक दूसरे की भाषा सीखने के बारे में भी इससे एक माहौल बनता है और हम इसको भी प्रमोट अपने विश्वविद्यालयों में करते हैं। थोड़ा सा अनुभव अपना एक बता के, मेरे पास अब लगभग 5-7 मिनट का टाइम बचा है। जो ये बात मैं कह रहा था कि तकनीकी क्षेत्र में यदि हम सही प्रयास करें तो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मित्रों, 1980-85 तक मैं विभिन्न नौकरियों में रहा, लेकिन आगे चलकर मैं विज्ञान प्रचार प्रसार में और फिर आगे ये हिंदी में कंप्यूटर के प्रचार की तरफ आकर्षित हुआ। तो जो मेरी पहली किताब थी उसका नाम कंप्यूटर एक परिचय था, वो हिंदी की पहली किताब थी कंप्यूटर पे, 1987 के आसपास कभी आई। उस किताब के हमारे प्रदेश में पहले लगभग 1 लाख प्रतियां 80 के दशक 1985-86 से 90 के बीच में बिकी। उससे मुझे मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो हमारे छोटे शहर हैं, उनमें अभी भी अपने भाषा में ज्ञान प्राप्त करने की ललक बनी हुई है। इस किताब को फिर आगे चलकर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे सारे हिंदी बेल्ट में इस किताब को हाथों हाथ लिया गया। शुरुआती दशक में इसमें करीब करीब 10 लाख प्रतियां इस किताब की बिकी। इसने मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने इसको प्रकाशित किया था, मतलब एक सरकारी संस्थान ने इसको प्रकाशित किया था। इस संस्थान के माध्यम से इन सारे राज्यों में इसका आना जाना शुरू हुआ। इसी के आधार पर हमारा पूरा नेटवर्क स्थापित हुआ। मुझे मालूम पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आधार पर कोर्सेस बनाए जा सकते हैं, फिर उनको स्कूलों में एक एडिशनल कोर्स के रूप में पढ़ाया जा सकता है, फिर कम्युनिटी में जाकर हम इनका विस्तार कर सकते हैं। आगे चलकर इसको मल्टीपर्पज सेंटर बनाया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और ये 3-4 जो विषय एक साथ जो लिंक होते थे और कन्वर्ज भी नहीं हुए थे तब तक आईटी जैसा वर्ड नहीं आया था, तो कन्वर्जेंस नहीं हुआ था तब तक। तो इनके माध्यम से इस किताब, तो मैं तो अपने आप को एक हिंदी किताब का प्रोडक्ट मानता हूँ, अपने नेटवर्क को भी उसका प्रोडक्ट मानता हूँ। इस नेटवर्क ने फिर ये प्रस्तावित किया कि ये जो आप स्किल की ट्रेनिंग करते हैं या कौशल विकास करते हैं, यही काफी नहीं है, यदि हो सके तो हम एक विश्वविद्यालय बनाए। तो पहला विश्वविद्यालय हमने छत्तीसगढ़ में बनाया और उसने हिंदी में ही काम करना शुरू किया। लगभग सारे विषय वहाँ हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। हमने अपने जो टेक्निकल छात्र हैं उन लोगों को ये सुविधा दी है कि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही परीक्षा दे सकते हैं, और जो लगभग असंभव कंटेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे विषय हिंदी में ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में भोपाल में भी सारे विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, और जो टेक्नोलॉजी के विषय हैं उनके अलावा हम जिनमें परीक्षा की सुविधा अभी भी हिंदी की है, आप चाहें तो एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, ये हमने सुविधाएं इसमें दी हैं।
और ये प्रयास करने के बाद में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश ने भी ये काम किया है कि वो अब बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ही करने की सुविधा देता है। तो जो उदाहरण मैं आपको दे रहा था वो ये था कि अगर हमारे पास पैशन हो, पर्याप्त पैशन हो, अगर हमारे पास में पर्याप्त झुकाव हो, तो हम ऐसे कंटेंट तैयार कर सकते हैं जिनके आधार पर विस्तार किया जाए और उसको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कौशल विकास का काम शायद ज्यादा सरल होगा अपनी भाषाओं में करने के, इसके बदले कि हम औपचारिक पाठ्यक्रमों को सीधे सीधे मतलब टेक्निकल पाठ्यक्रमों को अटैक करें। हमारे यहाँ जो एक टेक्निकल विश्वविद्यालय खुला था जो हिंदी में काम करना चाहता था, उनके सामने बहुत दिक्कतें आई। मैं उस पर बात करूं तो 5-7 मिनट और लगेंगे, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि वो मेडिकल के पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम सारे हिंदी में बनाएं। अगर वो बना भी लेते हैं तो अभी छात्र कम्युनिटी उसके प्रति आकर्षित नहीं होती है। तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक हमें कैंपेन चलाना है, उससे विचार निकलेगा, फिर विचार से दोबारा कैंपेन निकलेगी और ये सतत रूप से प्रक्रिया चलेगी, देश में व्यापक प्रक्रिया चलेगी, तभी हम ऐसा माहौल बना पाएंगे। और साथ साथ में देश की जो आर्थिक क्षमताओं का विकास भी की तरफ देखना भी आवश्यक है, क्योंकि रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। अभी विश्व रंग में जो रशिया से और बाकी जगहों से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदी वाकई पढ़ाना चाहते तो हैं, पर लोग पूछते हैं कि हिंदी पढ़ने के बाद क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर देना पड़ेगा। और अंततः प्रत्येक भाषा का विमर्श एक तरह का सत्ता विमर्श भी है, और यदि ऐसा होता कि भारत जो है वो कभी यूरोप पर राज कर रहा होता, तो शायद वो लोग ये पूछ रहे होते कि अब हम दूसरी भाषाओं को किस तरह से काम करें। मुझे पता नहीं है वो ऐसा हुआ हमारे यहाँ कि उस भाषा का डोमिनेशन हमारे यहाँ हुआ, और एक लंबे समय से, जिसको कि हम मैकॉले पद्धति कहते हैं, उसने हमारे शिक्षा पद्धति में ऐसा प्रवेश किया है कि इसको उलटने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत है। और ये प्रयास भारतीय मानस से, भारतीय संस्कृति से, भारतीयता से जुड़ाव के साथ ही संभव हो सकता है, तभी हम वास्तविक रूप से विकास की दिशा पकड़ सकते हैं। मैंने कुछ सुझाव लिखे हैं, बहुत क्विकली समाप्त करता हूँ। एक तो जितनी एकेडमीज हैं, हमारी 19 एकेडमीज हैं, उनकी सामग्री को तत्काल डिजिटाइज करने की जरूरत है, जैसा कि भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। कोरोना के बाद का विश्व डिजिटल विश्व बड़े पैमाने पर होगा, और इसलिए ये सारी सामग्री, ये बहुत सारी सामग्री है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कम से कम 3000 किताबें पब्लिश की। ये 3000 किताबों को हम डिजिटाइज जरूर करें। ऐसे ही इतनी एकेडमीज और हैं, उनको भी पोर्टल पे लाना चाहिए। दूसरा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाषाओं के बीच में एक सौहार्द की आवश्यकता है। यूं तो भाषाओं और बोलियों के बीच में भी है, पर फिलहाल क्योंकि विषय बोलियों का नहीं है, इसलिए मैं भाषाओं और भाषाओं के बीच में विमर्श की बात करता हूँ। ये सौहार्द बच्चों के बीच में पैदा किया जाना चाहिए, और एक तरह की का समन्वय उनके बीच क्रिएट होना चाहिए। अधिक से अधिक विषयों में लेखन, यानी ऐसे एक्सपर्ट की सूची वैश्विक हिंदी परिवार बना सकता है, और वो डोमेन एक्सपर्ट होंगे जो कि कंटेंट क्रिएट करेंगे, और शायद वैश्विक हिंदी परिवार का भी एक पोर्टल हो सकता है जिस पर कि हम इन किताबों को रखना शुरू करें। शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम और टीचर्स ट्रेनिंग के कार्यक्रमों पर बिना शिक्षकों को प्रशिक्षित किए हुए और बिना शिक्षकों को शामिल किए हुए ये बहुत मुश्किल काम होगा, तो वो भी हमें करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भाषा परिवार के बहुत सारे लोग हैं, अनूप जी यहाँ हैं, संध्या जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी की मदद कर सकते हैं, कैसे वो अपने रिसोर्स की मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा एक व्यापक परिवार हो जो उसको आगे बढ़ाए। वैज्ञानिक शब्दावली पे मैं अभी फिलहाल नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतनी बात कहूंगा कि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मैंने वैज्ञानिक शब्दावली को बिल्कुल नहीं देखा। मैंने ये देखा कि कंप्यूटर मुझ तक कैसे आया था, और उसमें जितने भी शब्द मैं अडॉप्ट कर सकता था वो शब्द मैंने अडॉप्ट किए। यदि हम वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के पास जाते हैं और उनके रेफरेंसेस को देखने लगते हैं, तो इतना कठिन बन जाती है किताब की, उसको पढ़ाना मुश्किल जाता है, उसको देना भी मुश्किल जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा लिबरलिज्म अपने शब्दावली आयोग के या उसके उपयोगिता में भी लाना चाहिए। जैसे शब्दावली हमारे पास आई है, हालांकि वो हिंदी ही होगी और हिंदी के सिंटेक्स का यूज करेगी, लेकिन कई शब्द जो हमारे यहाँ के नहीं थे और जो आए थे उनको हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कम से कम अपनी किताब में बहुत ही खुला रखा, और उसको बहुत स्वीकार्यता मिली।
और बच्चे बड़ी आसानी से उसको पढ़ पाते हैं। तो मैं शब्दावली के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत ही डायसी विषय है और उस पर काफी बहस भी की जा सकती है, लेकिन ये बात पक्की है कि वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने जो शब्दावली बनाई है, जो उसकी डिक्शनरीज है, वो बहुत ही कठिन है और उनको हमें सीधे सीधे लोगों तक ले जाने में दिक्कत जाती है। रोजगार के सृजन की मैंने बात की। एक बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो 30 साल पहले अनिल जी जो कह रहे थे कि जो 30 साल पहले जैसे रोजगार थे वो आज भी वैसे ही हैं। असल में बहुत सारा बदलाव रोजगार का हो चुका और ये लगातार होता जा रहा है, इसकी गति भी बहुत तेज है। तो हमें नए जो रोजगार हैं उनके लिए नए कंटेंट बनाने का काम करना चाहिए, वो नए सिरे से हो सकता है। अभी 14 ऐसे रोजगारों पर मैंने अपने यहाँ कंटेंट बनाया, हिंदी में है, और वो बिल्कुल नए तरह के कंटेंट है। उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें कृषि के क्षेत्र के रोजगार हैं, और ये सारे रोजगार ग्रामीण लेवल पर काफी बदल गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर कंटेंट तैयार करेंगे, कौशल विकास पे फोकस करेंगे, तो 10वीं और 12वीं के बाद के बच्चों के लिए नए कौशलों पर काम किया जा सकता है। थोड़ा आलोचना की थी, लेकिन हमें अनुवाद के बड़े केंद्र विश्वविद्यालयों में खड़े करने चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी सामग्री है जिसका हमें अनुवाद करना पड़ेगा। तो साथ साथ में अनुवाद का काम भी हो तो उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होगी। तो मित्रों, ये कुछ बात थी, मेरा समय खत्म हो गया है। मैं इस पे काफी देर तक और बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी बातचीत हो, आपके सवाल आए। मैंने मूलतः कुछ अपनी मूल स्थापनाएं रखी, फिर ये बताया कि वर्तमान में क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या सवाल है, और तीसरा ये बताया कि हमें कुछ ऐसे बिंदु क्या हैं जो हम काम कर सकते हैं। और मेरे अनुभव से तो मैं पिछले 30-35 साल में हिंदी में ही तकनीक के प्रचार प्रसार का काम कर रहा हूँ, और मैं इसको बहुत संतोषजनक और बहुत ही आनंददायक काम मानता हूँ। तो ये जो मेरे जीवन में जो भी मेरा उपलब्धि है, वो नेटवर्क हो, वो विश्वविद्यालय हो, या मेरा अपना लेखन हो, तकनीकी किताबों की दृष्टि से भी लगभग 40 किताबें हमने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे विषयों पर मैंने खुद लिखी, मेरे मित्रों से लिखवाई, और मेरे साथ में बहुत से लोग आ गए हैं जो नए लड़के थे, जो शुरू में ऐसे ही मतलब आते जाते थे, उन सबको मैंने लेखक बनाया। वो बहुत सारी किताबें हैं, तो करीब 42 किताबें हैं जो हमने तैयार की हैं। उनमें से अधिकतम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापी हैं, और सरकार को हमने कन्विंस किया कि इसमें छापो। ये पॉलिटेक्निक्स में भी चलती हैं और सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में बहुत सारे विभाग उनका यूज करते हैं। तो हम सब कोशिश करेंगे तो इसको पार पाया जा सकता है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हमको उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना ही चाहिए, और विश्व के बहुत सारे एग्जाम्पल अभी अनिल जी ने दिए थे, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, हमारे ज्ञान का स्तर कोई कम नहीं होगा। महात्मा गांधी ने एक बार ये बात कही कि जो हमारे बड़े थिंकर थे उस समय, अगर वो हिंदी में विचार करते तो उनके थिंकिंग का लेवल कुछ कम नहीं होता, वो उतना ही बना रहता जितना कि बना रहता उनका था, और जिसको कि बाद में अंग्रेजी में प्रोजेक्ट किया गया, अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। तो गांधी खुद भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रवर्तक थे। मुझे लगता है कि हमको एक बार पुनः उस तरफ लौटना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, कुछ सवाल होंगे तो मैं जरूर बात करूंगा, और आगे भी मैं उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। मैं ये जरूर कहूँ कि वैश्विक हिंदी परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस काम को आगे बढ़ाइए और लोगों को जोड़िए, और हम एक टीम बनाएंगे जिससे इस काम को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय संतोष जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ऐसे व्यक्ति को सुना जो कि मतलब ना समस्या से न केवल वाकिफ है, बल्कि उन्होंने समाधान की दिशा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो उनके ये जो व्यवहारिक उनके अनुभवों से निकले हुए परिणाम थे वो हमारे सामने है, और बहुत बिंदुवार उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे ग्रंथ अकादमियों की बात की, और उन्होंने ठीक ही कहा कि 80 के दशक तक, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, इस प्रकार की पुस्तकें छपती थी और अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो हालत है वो वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय है। और डिजिटलाइज करने की भी बात की, मैं उनके सभी बिंदुओं को दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल एक दो बातें जरूर कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षा में निचले स्तर पर अगर शिक्षा हो तो फिर उच्च स्तर पर शिक्षा में आने की
वहां पर भारतीय हिंदी और भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो सकती है। परंतु वही दिक्कत होती है कि नीचे से मतलब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब उच्च शिक्षा ही अंग्रेजी माध्यम से होनी है तो हम बच्चों को उसके लिए क्यों ना तैयार करें, क्योंकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना पड़ता है, बच्चों को ऐसी इतने प्रतियोगी वातावरण के लिए उनको तैयार करना पड़ता है कि बाद में उसकी तैयारी उनको लगता है कि नहीं हो पाएगी। इसलिए ये एक जिस तरह से कहते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र है और इसको तोड़ना बड़ा कठिन है, जिसके लिए आज हम सोच रहे हैं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लेख पढ़ रहा था स्वराज मैगजीन में, डेथ ऑफ हिंदी, और उसमें ये सब चीजें जो है इस भाषा को लेकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि संतोष चौबे जी को सुनकर कि आशा की किरण उनके माध्यम से अभी विद्यमान है, जो कि 5 विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन परंतु पूरे देश में अगर देखते हैं तो बहुत उदासी और निराशा जरूर होती है। एक जैसे आईआईटी की बात की कि आईआईटी में लोग जो विद्यार्थी जाते हैं, आपने आत्महत्या की बात की, एक पिछले शायद वर्ष का ही सर्वे था कि जो मद्रास आईआईटी है, चेन्नई आईआईटी, वहां पर भी 19% बच्चों की जब परीक्षा ली गई तो उनकी जो है अंग्रेजी की जो क्षमता थी वो बेसिक क्षमता से कम थी। और दिल्ली में भी विशेष रूप से उनको एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, जो आईआईटी में विद्यार्थी आते हैं उनको अंग्रेजी का सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है। तो भारतीय भाषाओं में गए बच्चे इन जो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें बहुत उनको कठिनाइयां होती हैं, ये हम सब जानते हैं। हम पूरे देश की जब स्थिति देखते हैं और एक बड़ी निराशा का भाव आता है तो ये लगता है कि इसमें राजनीतिक कदम उठाए जाने चाहिए और देश का जो शीर्ष है उसको इस कदम से कम अवगत कराना चाहिए। अब मैं ऐसे व्यक्ति को आपके सामने